के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे सप्तरंगों के साप्ताहिक कार्यक्रम इंद्रधनुष में। श्रोताओं, अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं इनसे मिलिए। आज के इनसे मिलिए इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं कवियत्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विश्वविद्यालय में डिपार्टमेंट ऑफ ऑयल टेक्नोलॉजी के प्रमुख प्राध्यापक डॉक्टर गयास उस्मानी जी से। आपसे बातचीत करेंगी सोनिका मुजुमदार। तो आइए सुनते हैं ये बातचीत। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात एक ऐसी हस्ती से करवाने जा रहे हैं जो पिछले 32 वर्षों से अध्यापन के क्षेत्र से जुड़े हैं और जिनकी आवाज जलगांव वासियों ने कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सुनी है। आप हैं कवियत्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विश्वविद्यालय में डिपार्टमेंट ऑफ ऑयल टेक्नोलॉजी के प्रमुख प्रोफेसर डॉक्टर गयास उस्मानी जी। डॉक्टर उस्मानी जी, आपका आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सोनिका जी। मन ही मन को जानता, मन ही मन से प्रीत, मन ही मनमानी करे, मन ही मन का मीत। मन झूमे मन बावरा, मन की अद्भुत रीत। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। वाह वाह वाह, बहुत बहुत बढ़िया। और ये जो आपका तरीका है स्वागत के जवाब का, बहुत ही अच्छा लगा है हमें। तो चलिए आज के साक्षात्कार की शुरुआत करते हैं। हमारे श्रोता जानना चाहेंगे आपसे आपकी जीवनी के बारे में, आपके जीवन के सफर के बारे में आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके बचपन से। कहाँ पर बीता आपका बचपन और कैसा था? सोनिका जी, मेरा बचपन कानपुर शहर में बीता। एक मजदूरों का शहर, बहुत सी फैक्ट्रीज वहाँ पर, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, और वहाँ पर मेरा जन्म हुआ टेलीग्राफ रोड मोहल्ले में। ये एक ऐसा क्षेत्र जहाँ बहुत से मजदूर आकर के बसे और धीरे धीरे वहीं पर हमारी पढ़ाई हुई और उसी शहर में मैंने पीएचडी तक की शिक्षा प्राप्त की। अच्छा अच्छा अच्छा। अब आपने बताया कि आपका बचपन जो है ये कानपुर में बीता है। तो अब बचपन में कई बार बच्चों के कई सारे सपने होते हैं। तो क्या आप भी बचपन से ही प्रोफेसर ही बनना चाहते थे या फिर आपका सपना कुछ और था? जी, अगर सही कहूँ तो बचपन में ये था कि मैं इंजीनियर बन जाऊं। इंजीनियर, डॉक्टर, यही कुछ पेशे थे जी, जो उस वक्त मशहूर थे। मेहनत करी और उस वक्त जो एंट्रेंस एग्जाम होता था, गिनती के इंजीनियरिंग कॉलेजेस थे, क्वालिफाई किया और ऊपर वाले की दुआ से न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे भारतवर्ष का एक बहुत ही मशहूर इंजीनियरिंग कॉलेज, जो कि इत्तेफाक से कानपुर में ही है, हरकोट बटलर टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट कानपुर, वहां पर मुझे बीटेक में एडमिशन मिल गया और ये मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। अच्छा अच्छा। अब आपने जैसे बताया कि आपकी पूरी पढ़ाई जो है ये कानपुर में ही हुई है। जैसे हम लोग स्कूल में होते हैं, कॉलेजेस में होते हैं, तो हमारे जो शिक्षक होते हैं उनका काफी प्रभाव हम पर रहता है। तो आपको भी आपके ऐसे कोई शिक्षक याद है जिनका आप पर काफी प्रभाव रहा या फिर? जी बिल्कुल। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया और बाद में शिक्षा से जुड़ा तो मुझे एक बात लगी कि विषय कोई कठिन नहीं होता, टीचर अच्छा मिलना चाहिए। जी जी। सौभाग्य से मेरे बचपन में मुझे ऐसे टीचर्स मिले जिन्होंने शिक्षा के समय कठिन से कठिन विषय को इस तरह से हमारे सामने प्रस्तुत किया कि मैं आज तक उनको याद करता हूँ। प्रोफेसर भोलानाथ हमारे टीचर थे। उन्होंने हमको इंटर तक पढ़ाया, 12th तक, और जिस तरह से वो साइंस के एक्सपेरिमेंट्स क्लास में आकर कराते थे वो मुझे आज तक याद है। हमारे एक प्रोफेसर थे 12th के, प्रोफेसर पीएस त्रिवेदी जी, वो फिजिक्स पढ़ाते थे हम लोगों को 12th में। और जब मेरा 12th का रिजल्ट निकला, उस जमाने में ऐसा नहीं था कि सीधे सीधे आ जाए रिजल्ट कॉलेज में ही आया करता था। तो मैं उस रजिस्टर को देख रहा था जिस पर मार्क्स आए थे और फिजिक्स में मेरी डिस्टिंक्शन थी। ये जैसे ही मैंने देखा तो त्रिवेदी सर का हाथ मेरे कंधे पर था, वो मुझे आशीर्वाद दे रहे थे। क्या बात है।
बहुत ही बढ़िया आपने बात बताई। और जब हम इन सारी बातों को सोचते हैं तो अंदर से बहुत भावुक हो जाते हैं जब वो सारी बातें याद आती हैं। तो बिल्कुल सही। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि स्कूल में, कॉलेजेस में वो दौर कुछ अलग ही दौर होता है, जवानी का जोश होता है, दोस्त काफी रहते हैं। तो क्या आपके दोस्त जो उस समय आपके साथ में स्कूल में पढ़ते थे या कॉलेज में पढ़ते थे, आज भी उनसे बातचीत होती है आपकी? जी, शुरू में एक ब्रेक हो गया मैम जी। लेकिन उसके बाद एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। किसी भी टेक्नोलॉजी के बहुत से अच्छे खराब विषय होते हैं, लेकिन व्हाट्सएप जब आया तो धीरे धीरे हम अपने पुराने कॉलेज से, उसके बाद अपने प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट से, और साथ साथ इस वक्त मैं अपने स्कूल मेट्स के साथ जुड़ गया। ये इसका बहुत बड़ा एक देन है टेक्नोलॉजी की, व्हाट्सएप की, कि इसने सबको जोड़ा। और उस वजह से मैं अपने स्कूल तक जुड़ गया। क्राइस्ट चर्च इंटर कॉलेज कानपुर, वो भी भारत के एक बहुत जाने माने कॉलेजेस में से है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। उस्मानी जी, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं आपके कॉलेज जीवन की, तो ऐसा होता है कि उस समय जो है फिल्में काफी देखी जाती हैं। तो क्या आप भी फिल्मों का शौक रखते हैं? आपने भी फिल्में देखी हैं अपने जमाने में या अब भी देखते हैं? उस जमाने में सबसे ज्यादा इज्जत जी, अगर किसी मोहल्ले में और आसपास किसी की होती थी तो वो मशहूर टॉकीज के मैनेजर की होती थी। जी जी। फर्स्ट डे फर्स्ट शो बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। जी। तो मैं भी उससे अछूता नहीं रहा। बहुत सी फिल्में देखी, बहुत अच्छा समय था वो। जी, तो हम आपके पसंदीदा कलाकार जानना चाहेंगे और आपका पसंदीदा एक गाना। देवानंद साहब का बहुत असर था हम लोगों पर, और मेरा ख्याल है उन्हीं की फिल्म का गीत है वो, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। जी जी, जरूर जरूर, हम आपको भी सुनाएंगे और हमारे श्रोताओं को भी सुनाएंगे। तो आइए सुनते हैं इस खूबसूरत से गीत को। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, मनाना फजूल था, मनाना फजूल था। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। अब जैसे हम बातचीत कर रहे हैं, आपने बताया कि आपने इंजीनियरिंग की है, आपने पीएचडी की है, तो वो ऐसा दौर था उस समय ये सारी डिग्रियां प्राप्त करना बहुत बड़ी बात होती थी। तो आपने जब ये सारी डिग्रियां प्राप्त की तो घर का माहौल कैसा था? आपके पिताजी, आपकी माताजी, उनको क्या लग रहा था कि कितना अच्छा घर का माहौल था? सोनिका मैम, ये एक ऐसी बात है, मेरी माँ जो अब इस दुनिया में नहीं है जी, शमीम आरा उस्मानी, उनका एक ये सपना था कि उनके बच्चों में से एक इंजीनियर बने, एक डॉक्टर बने, एक प्रोफेसर बने और एक आईएएस ऑफिसर बने। खुदा का बहुत बड़ा शुक्र है, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मेरा सबसे छोटा भाई आईएएस ऑफिसर है, इस वक्त मुंबई में पोस्टेड है। वो कस्टम्स एंड एक्साइज में एडिशनल डायरेक्टर जनरल के पद पर काम कर रहा है। माँ के जीवन में ये हुआ। उसके बाद उससे छोटा भाई, उसने एमबीबीएस और एमएस किया, सर्जन है, ईएनटी। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग करी, बीटेक किया, एमटेक किया, माँ के सामने पीएचडी किया। और उससे जो सबसे बड़ी बहन है वो प्रोफेसर है जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली में, और वहां पर वो डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट्स में काम कर रही है। तो एक तरह से देखा जाए तो मैं इंजीनियर भी हुआ जी, बाद में प्रोफेसर भी हुआ, सिस्टर प्रोफेसर है ही है। तो माँ की सारी बातें पूरी हुई, इसका आज तक सुकून है मैम।
बहुत बहुत ही अच्छी बात आपने बताई है। और माँ के सपने जो बच्चे पूरे करते हैं उन पर तो माँ बाप का आशीर्वाद हमेशा रहता ही है। ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई। और आप जैसे आप बता ही रहे थे कि आपके घर में जो है डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है, तो वही हम आपके घर के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे, आपके परिवार के बारे में जानना चाहेंगे। आपके पिताजी क्या करते थे, माताजी क्या करती थी, थोड़ा सा बताइए। मेरे पिताजी शुक्र है अभी तक जीवित हैं। 95 साल की उनकी उम्र होने वाली है। वो ऑर्डिनेंस इक्विपमेंट फैक्ट्री जो कानपुर में डिफेंस की फैक्ट्री है, जी। वहां पर उन्होंने शुरुआत करी और बाद में डिफेंस की ही अलग अलग फैक्ट्रीज में काम करते हुए वो फोरमैन के पद से रिटायर हुए ऑर्डिनेंस पैराचूट फैक्ट्री कानपुर से। उन्होंने बड़ी कुर्बानी दी अपने बच्चों के लिए। उनके प्रमोशंस के साथ ट्रांसफर्स हुए थे अलग ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में ऑल ओवर इंडिया, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर तरजीह दी हम सबकी पढ़ाइयों को और वहीं कानपुर में रहे। हमारी माता एक हाउस कीपर थी, घर की देखरेख करती थी, लेकिन अब मुझे याद आता है कि हम सबको बनाने में जितना योगदान मेरे पिता का है उससे कहीं ज्यादा माताजी का है, मेरी माताजी का है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल सही है। और आप बताते हुए इतने भावुक हो रहे हैं तो हम समझ सकते हैं कि माँ बाप के लिए बच्चों ने इतना बड़ा होना और उनके सारे सपने पूरे करना कितने उनके लिए गर्व की बात होगी। अब आपने जैसे बताया कि आपकी पढ़ाई जो है कानपुर में हुई है और आप अब यहाँ जलगांव में हैं, तो कानपुर से जलगांव का सफर जो है वो कैसे तय किया है, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। सोनिका जी, मैं जिस वक्त कानपुर में HBTI कानपुर में लेक्चरर के पद पर काम कर रहा था जी, मेरी 4 साल की सर्विस पूरी हो गई थी। उसी बीच में मुझे पता चला कि जलगांव में वैसा ही डिपार्टमेंट शुरू हो रहा है ऑयल टेक्नोलॉजी का जैसा कि वहां कानपुर में है, और इस जगह संभावनाएं बहुत ज्यादा थी। मैंने अप्लाई किया। कभी सोचा नहीं था कि अपने शहर से लगभग 1000 किलोमीटर दूर मैं आ जाऊंगा, बस जाऊंगा, लेकिन जलगांव की लोगों की मोहब्बतें, उनका प्यार, उसने मुझे इस हद तक यहाँ रखा कि बाद में मैंने फिर कहीं किसी पद के लिए आज तक अप्लाई ही नहीं किया और मुझे उसका कोई अफसोस भी नहीं। जी जी, क्योंकि जलगांव वासी है ही इतने प्यारे, इतने प्यारे हैं, बिल्कुल बयान नहीं करा जा सकता। मैं अब आपसे ये जानना चाहूंगी कि जैसे शुरुआत में आपने बड़ी ही खूबसूरत शायरी की, तो आप साहित्य से भी जुड़े हुए हैं, आप कुछ लिखते हैं, गजल लिखते हैं, शेरो शायरियां करते हैं? जी मैडम, मेरा ऐसा सोचना है कि पढ़ना भरना होता है और लिखना छलकना होता है। क्या बात है। जब पढ़ते पढ़ते इंसान भर जाए तब उसे लिखने की ओर जाना चाहिए, और मेरे साथ यही हुआ। जिंदगी के पिछले 10-12 साल मैंने सिर्फ पढ़ने में गुजारे, और जब मंच पर एक ऐसी जगह पहुंच गया कि लोग मुझसे पूछने लगे कि अपने शेर भी बताएं, अपनी कविता भी बताएं, तो मैंने लिखना शुरू किया। और शुक्र है ऊपर वाले का, अब लिखता हूँ। अपनी लिखी हुई चीजें भी लोग पसंद करते हैं। जिस वक्त मैं बीटेक में पढ़ रहा था HBTI कानपुर में, उस समय कानपुर में जरा ऑर्केस्ट्रा कल्चर है, बहुत से ऑर्केस्ट्राज हैं वहाँ रजिस्टर्ड। उन लोगों को अनाउंसमेंट के लिए कुछ लोगों की जरूरत थी, और मैं स्कूल लेवल से अनाउंसमेंट करता आ रहा था, तो कुछ स्टूडेंट्स की माताओं के जरिए, जानने वालों के जरिए वो खबरें ऑर्केस्ट्रा वालों तक पहुंची और उन्होंने मुझे आवाज दी कि आप आइए। उस समय अमीन सायानी के अंदाज में बहुत लोग बोला करते थे, लेकिन मेरी एक अपनी स्टाइल थी, मैंने इससे शुरुआत की। और इस स्टाइल की सबसे बड़ी खूबी थी कि अंग्रेजी में, हिंदी में, उर्दू में, किसी भी भाषा में जब मैं बोलता था तो उसके साथ शायरी का इस्तेमाल करते था। अच्छा। और उस इस्तेमाल से धीरे धीरे मैं इतना पॉपुलर हो गया कि अभिजीत, जो बॉम्बे के बहुत बड़े सिंगर हैं, इनके भाइयों ने और इन्होंने मिलकर के एक ऑर्केस्ट्रा शुरू किया भट्टाचार्य ब्रदर्स के नाम से। उन्होंने मुझे याद किया, उसमें मैंने अनाउंसमेंट शुरू किया, और उसके बाद धीरे धीरे पूरा कानपुर, उत्तर प्रदेश और भारत का भ्रमण करने लगा। अच्छा। ऐसे ये शुरुआत है। क्या बात है। अब आपने जैसे बताया आपकी कंपेयरिंग की शुरुआत आपने बताई कि आपने किस तरह से की, तो अब तक ऐसे कितने शोज आप कर चुके हैं कंपेयरिंग के? कितने साल हो गए हैं और कितने शो अब तक किए?
कर सही कहा जाए तो मैं जब 5th स्टैंडर्ड में था, उस वक्त भी स्कूल के कार्यक्रम में मुझे कंपेयरिंग पहली बार जो टीचर्स किया करते थे जी। मुझे मौका दिया गया। साथ ही साथ मैं जब वहां से कॉलेज में गया, फिर वहां से प्रोफेशनल कॉलेज में गया, हर प्लेटफॉर्म पर मुझे ये मौका मिला और हजारों की संख्या होगी। साल में, महीने में अगर एवरेज देखा जाए तो शुरू में 1-2, बाद में 3-4 और आज की तारीख में तो 7 से 10 कार्यक्रम हो जाते हैं हर महीने में। अच्छा। हर प्रकार की संस्थाएं मुझे याद करती हैं। जी। कॉन्फ्रेंसेस हों, सेमिनार्स हों, स्पोर्ट्स मीट्स हों, कल्चरल प्रोग्राम्स हों, ऑर्केस्ट्रा नाइट हो, एनुअल फंक्शंस हो, उसी तरह से अगर रिटायरमेंट के फंक्शंस हो, वहां भी लोग याद करते हैं। और मैं अपने सबसे ज्यादा प्रायोरिटी अपने प्रोफेशन को, टीचिंग को, अपनी जिम्मेदारियों को देता हूँ और बचे हुए वक्त में इन कामों को करता हूँ। जी जी। हम आपसे अब ये जानना चाहेंगे कि आपको पढ़ाने के क्षेत्र में, अध्यापन के क्षेत्र में 32 साल हो चुके हैं, तो इन 32 सालों में ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स आपने देखे होंगे, कई सारे अलग अलग अनुभव आपको आए होंगे, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। साफ दिल करके मुलाकात की आदत डालो, साफ दिल करके मुलाकात की आदत डालो, धूल हटती है तो आईने चमक उठते हैं। बिल्कुल। जिस उम्र के ये स्टूडेंट्स होते हैं, बीटेक, एमटेक और पीएचडी, मैं फख्र के साथ कह सकता हूं कि मेरी गाइडेंस में 5 स्टूडेंट्स अब तक पीएचडी कर चुके हैं जी। और कई स्टूडेंट्स की पीएचडी चल रही है। तो इन हर उम्र के स्टूडेंट्स को डील करते वक्त ये समझ में आता है कि उनकी समस्याओं को पहले समझा जाए और उसके बाद उसे हल करने की कोशिश की जाए जी। अगर वो छात्र ये समझते हैं कि सर ने पूरी कोशिश की है इस समस्या को हल करने की जी, तो समस्या हल हो या ना हल हो, वो पूरी तरह से उससे सेटिस्फाइड रहते हैं। और यही चीज करते करते मैंने 32 साल निकाल दिए 2 इंस्टीट्यूशंस में, एक कानपुर में और एक जलगांव में, अलग अलग पदों पर। तो ये उसके पीछे की एक राज आप कह लें या एक सोच आप कह लें। जी जी जी। सर, अभी आपने जैसे बताया कि आपने कई स्टूडेंट्स को जो है ये पीएचडी के लिए भी मार्गदर्शन कर रहे हैं, तो हम आपका पीएचडी का सब्जेक्ट जानना चाहेंगे सर कि आपने पीएचडी कौन से इसमें की और क्या है वो सब्जेक्ट? मैंने जिस वक्त पीएचडी की जी, जिस वक्त रजिस्ट्रेशन किया 1990 में, उस वक्त और आज भी भारत में एडिबल ऑयल्स, खाने के तेल की बहुत समस्या है जी। और उस समय राइस ब्रैन ऑयल, जिसे आज हर इंसान यूज करने लगा है, इस्तेमाल करने लगा है, यानी चावल की भूसी का तेल, एक नई सी चीज थी और मैंने उसी पर पीएचडी की है। अच्छा। चावल के ऊपर एक कवरिंग होती है जो कि भूरे रंग की होती है जी। उसके और चावल के बीच में एक गहरे भूरे रंग का बहुत हल्का सा छिलका होता है। जी जी। उस छिलके में लगभग 25% तेल होता है, खाने का तेल। अब बात ये आती है कि इतने कम में कैसे निकलता है। तो हम विश्व के दूसरे बड़े चावल खाने वाले हैं जी, चीन के बाद जी। और इतना अधिक चावल भारत के हर राज्य में खाया जाता है कि उसकी भूसी से अगर तेल निकाला जाए तो बहुत ज्यादा ये खाद्य तेल मिलता है। इसी पर मैंने अपनी पीएचडी की और आज मुझे खुशी है कि वो जिस वक्त प्रक्रिया चल रही थी, हम राइस मिल में गए, उनको ये भूसी निकालने के बारे में न सिर्फ बताया बल्कि सरकार से मदद लेकर के वो हमने वहां पर खड़ा किया प्लांट स्मॉल स्केल पर और उसके जरिए वो काम हुआ। और आज मुझे खुशी है कि राइस ब्रैन ऑयल पीपुल आर यूजिंग, इस्तेमाल कर रहे हैं अपने किचन में। जी जी जी। अब जैसे आपने बताया आपके पीएचडी का विषय ये था और कब से हम लोग बातचीत कर रहे हैं और काफी देर से हम लोग सुन रहे हैं कि जब भी हम आपसे बात करते हैं आप जरूर कुछ न कुछ शेर व शायरी जो है वो बीच में कहते रहते हैं, बोलते रहते हैं। तो ये कंपेयरिंग जो है ये शायद आपको काफी पसंद है करना? जी, बहुत ज्यादा पसंद है और मेरा ऐसा मानना है, मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट की
वर्कशॉप्स में भी जाता हूँ जी एज अ रिसोर्स पर्सन, जी और मैं वहाँ के यंग स्टूडेंट्स को ये बात कहता हूँ जी। कि आपकी अगर शख्सियत हम्म। ठीक से बढ़नी हो तो उसके लिए जरूरी है कि आप में कम से कम एक शौक होना चाहिए, और अगर उससे आगे बढ़े तो 2 शौक होने चाहिए। 2 हॉबीज इस तरह कि अगर आप अच्छा करें तो दूसरा तालियां बजाए, और दूसरी ऐसा शौक जिसे जब दूसरा अच्छा करे तो आप सही समय पर तालियां बजाएं। जी ये बहुत जरूरी है, और मेरा पहला शौक यही है, कंपेयरिंग। जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जब भी पढ़ाने जाते होंगे, क्लासेस में क्लास लेते होंगे, तो बच्चे जो है ये कभी बोर नहीं होते होंगे आपके लेक्चर में। जी, बहुत ये अच्छी बात है, क्योंकि टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के लेक्चर में शेर तो नहीं सुना सकते जी लेकिन बच्चों को एक बैकग्राउंड रहती है, कार्यक्रमों में हर जगह देखते रहते हैं। जी दूसरा कि ये जो कला है, इस कला में जो हमारी टोन होती है, मोनोटोनिक, जी हम खत्म करने की कोशिश करते हैं। जी तो 1 घंटे 1.25 घंटे के लेक्चर में बच्चे इसलिए बोर नहीं होते कि कहीं ना कहीं से हम अपने सेंटेंसेस में, अपनी वर्डिंग्स में, अपनी टोन में उनको बोर नहीं होने देते, और पूरा लेक्चर बहुत अच्छी तरह से पूरा हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे कंपेयरिंग की बात हो रही है और आपने कहा है कि आपने कई सारे कार्यक्रम जो है उनकी कंपेयरिंग की है, तो इन कार्यक्रमों में भी आपको कई सारे अनुभव आए होंगे, कई सारे लोगों से आप मिले होंगे, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। जी सोनिका मैम, मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मैंने भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे, माननीय राष्ट्रपति महोदय, उस कार्यक्रम का सूत्र संचालन किया है। और यह कार्यक्रम हरकोट बटलर टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी कानपुर की शताब्दी समारोह था, जहां से मैं पढ़ा 100 साल पूरे होने पर, और मुझे उस बात का गर्व है। साथ ही साथ भारत के उपराष्ट्रपति माननीय श्री भैरव सिंह जी शेखावत, उनके हाथों से हमारे विश्वविद्यालय के लाइब्रेरी का, रिसोर्स सेंटर का उद्घाटन हुआ। उस कार्यक्रम का सूत्र संचालन भी मैंने किया है। जी जी साथ ही साथ जैसे यादगार आ रही कार्यक्रम तो बहुत से हैं। जी पीटी उषा, जी गोल्डन गर्ल ऑफ इंडिया, जी वो आई थी, जलगांव में ही कार्यक्रम था, बहुत पुरानी बात है। उस कार्यक्रम को मैंने कंपेयर किया था। और इसके साथ साथ एक बड़ा अजीब सा किस्सा, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग, उनके भी कार्यक्रम मैं करता रहता हूँ। तो उन कार्यक्रमों में शक्ति कपूर जी, पद्मिनी कोल्हापुरे जी, ऐसे बहुत से लोगों के कार्यक्रम किए। लेकिन मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन भुसावल में एक फैशन शो में आई थी, और उस कार्यक्रम में मैंने जो बात कही, और मैंने कहा, देवियों और सज्जनों, इस समय हमारे साथ हैं विश्व की सबसे बड़ी सुंदरी ही नहीं, ब्रह्मांड की सबसे सुंदर युवती सुष्मिता सेन। शी ब्लश्ड, और मुझे वो आज तक याद है मैम, मैं भूल नहीं सकता। मुझे ऐसा लगता है कि हमारा ये जो बातों का सिलसिला है ये यूं ही चलते रहना चाहिए, लेकिन वक्त का तकाजा है कि हमें रुकना पड़ेगा। जाते जाते एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि आप अब इतने सारे अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, कंपेयरिंग है, अध्यापन का क्षेत्र है, तो आज की जो युवा पीढ़ी है उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? युवा पीढ़ी से मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो कुछ भी करिए मन लगाकर करिए, एक साथ बहुत से काम मत लीजिए, और ये काम, अमुक काम हम 4 साल बाद करेंगे, 5 साल बाद करेंगे, और आज कुछ नहीं करेंगे, जब 4 साल आएंगे तब करेंगे, ये कभी ना सोचिए। मैं ऐसा कहता हूँ, इफ यू हैव फेल्ड टू प्रिपेयर देन बी प्रिपेयर्ड टू फेल। अगर तैयारी करने में नाकाम रहे तो नाकाम होने के लिए तैयार रहिए। यही मैं कहना चाहता हूँ युवा पीढ़ी से। जी 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 बिल्कुल, यानी जैसे कल करे सो आज कर और आज करे सो अब। जी जी जी, ऐसा ही कुछ रवैया रहना चाहिए। उस्मानी जी, आज आपसे बातचीत करके हमें बड़ा ही अच्छा लगा है। आज आप हमारे स्टूडियो में आए और हमसे इतनी अच्छी बातचीत की, इसके लिए जलगांव आकाशवाणी की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सोनिका मैम। श्रोताओं, अभी आपने इनसे मिलिए इस कार्यक्रम अंतर्गत
प्राध्यापक डॉक्टर गयास उस्मानी से सोनिका मुजुमदार की बातचीत सुनी। और इसी के साथ आज का हमारा इंद्रधनुष्य कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे ज्ञानेश्वर बोबड़े। तो मिलते हैं अगले हफ्ते। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए।